नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने बायोलॉजी की वीडियो लेकर आया हूं और हमारा जो अध्याय संख्या था वो 22 चल रहा है। और मैं आपको मानव के दंत की संरचना के बारे में पहले बता चुका हूं और आज मैं आपको पाचन तंत्र से जुड़े हुए अन्य अंगों के बारे में बताने वाला हूं। आज हम ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे। ग्रसनी आपने 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है। हमारे पास जो ग्रसनी होती है वो मुख गुहिका व ग्रसिका के मध्य में पाई जाती है, ठीक है ना। और यह जो ग्रसनी होती है हमारी, ये पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों से रिलेटेड होती है। किससे होती है? पाचन तंत्र व श्वसन तंत्र दोनों से ही रिलेटेड होती है। और इसकी जो भित्ति होती है उसमें ऐच्छिक पेशी पाई जाती है। कौन सी पेशी पाई जाती है? उसमें ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं जो कि अपने इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, ठीक है ना। इसके पश्च भाग में दो छिद्र पाए जाते हैं, एक और उस छिद्र में पाया जाता है एपिग्लॉटिस। क्या पाया जाता है? एपिग्लॉटिस पाया जाता है। एपिग्लॉटिस क्या होता है? ये हमारे जो क्या बोलते हैं ग्रसिका होती है, वहां से दो पाइप बन जाते हैं। एक तो जाता है श्वसन तंत्र के लिए और एक जाता है पाचन तंत्र के लिए। एपिग्लॉटिस जो होता है ये श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र के मार्ग को अलग अलग करता है। अगर एपिग्लॉटिस ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो मुंह से खाया हुआ खाना नाक से निकलने लग जाता है। कई बार जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते खाते अगर हमको खांसी आ जाती है तो मुंह से खाना जो हमने खाया है या पानी पिया है वो नाक के द्वारा बाहर आने लग जाता है, जिसके कारण हम ठीक ढंग से भोजन को नहीं कर पाते हैं। यानी जब हम खाना खा रहे हैं तो जो यानी घाटी ढक्कन है वो श्वास वाले उस पर लग गया है, मार्ग पर लग गया है। और अगर हम जब श्वास ले रहे हैं यानी बातें कर रहे हैं और खाना नहीं खा रहे हैं तो उस टाइम पे वो पाचन तंत्र वाले सिस्टम पर लग गया है। यानी एक प्रकार से घाटी ढक्कन होता है और वो जो घाटी ढक्कन होता है वो अपने सिस्टम के अनुसार काम करता रहता है। यानी खाना खाते समय श्वसन तंत्र पे लग जाता है ताकि हवा वहां ना जाए और मुंह से खाना जो खा रहे हैं वो श्वसन तंत्र में ना चला जाए। और जब हम बातें कर रहे हैं, जैसे इस टाइम मैं आपसे बातें कर रहा हूं, तो बातें करते समय वो सारा का सारा वो जो ढक्कन होता है वो पाचन तंत्र पे लग जाता है ताकि जितनी भी अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं वो सारी की सारी फेफड़ों में जा पाए। इसे अपन कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस फिर से एक बार बोल रहा हूँ, श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र को अलग करने का एक हिस्सा होता है, एक भाग होता है। इसके बाद बात आती है ग्रसिका की। ग्रसिका एक 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका युक्त एक संरचना होती है। कितने सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर एक लंबी नलिकाकार एक संरचना है। इसकी भित्ति में सिरोसा, बाह्य पेशी स्तर और श्लेष्मिका पाई जाती है। अधश्लेष्मिका और बाह्य श्लेष्मिका पाई जाती है। देखो क्या क्या पाया जाता है? सिरोसा पाया जाता है। ये सब उत्तक हैं, ये सारे के सारे क्या है? उत्तक है ये, ठीक है ना। और सिरोसा पाया जाता है, बाह्य पेशी स्तर पाया जाता है, श्लेष्मिका पाया जाता है और अधश्लेष्मिका पाया जाता है। अब जो ये सिरोसा था ये आंत्रंग पेरिटोनियम है। कैसा क्या है? ये आंत्रंग पेरिटोनियम है जो कि कौन से उत्तक का बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। कौन से उत्तक का बना होता है? संयोजी उत्तक का बना होता है। जो भी ग्रसिका होती हैं यानी ग्रसिका में जितने भी भाग होते हैं वो अधिकांश उपकला उत्तक से निर्मित होते हैं, चाहे वो भीतरी उपकला उत्तक हो चाहे स्तृत उपकला उत्तक हो। आपको अगर पेपर में आता है तो आपको उपकला उत्तक के बारे में लिखना है, लेकिन अगर सिरोसा की बात आती है तो वो संयोजी उत्तक से निर्मित होता है। ग्रसिका में रेखित पेशी पाई जाती है। कौन सी पेशी पाई जाती है? रेखित पेशी पाई जाती है। और ये जो पेशियां होती है क्रमाकुंचन गति करती रहती है, जो कि घाटी ढक्कन यहाँ पर अपना काम करता है, भोजन को पाचन तंत्र में जाने देता है और श्वास को पाचन तंत्र में जाने से रोकता है। यानी यह जो घाटी ढक्कन है यहाँ काम करता है और यहाँ क्रमाकुंचन गति होती है जिससे कि सारा का सारा जो भोजन है वो आहार नाल में प्रवेश कर जाता है और आमाशय की ओर ढकेला जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम आमाशय की। आमाशय जो होता है एक आपको इस प्रकार की संरचना होती है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। आमाशय इस प्रकार की एक संरचना होती है, एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसे यू आकार या जे आकार की संरचना बोला जाता है, आप ध्यान रखना। और आमाशय जो है इसमें HCl भरा होता है, फुल्ली हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा होता है। इसमें एक अस्तर पाया जाता है और यहाँ पर भी भोजन की क्रमाकुंचन गति होती रहती है, ठीक है। अब जो आमाशय होती है उसको दो भागों में बांटा गया है। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं जठर आगम। क्या बोलते हैं इसको? जठर आगम। यहाँ से भोजन अंदर की ओर प्रवेश करता है। और ये वाला जो भाग है, ये यानी बाहर वाला जो भाग है, ये वाली जो
कंडीशन ये क्या कहलाता है, जठर निर्गम कहलाता है। यहाँ से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करेगा और ये जो वाला बीच वाला भाग है जो इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, ये क्या कहलाता है, फंडिस कहलाता है। ये वाला जो आपको गोलाकार संरचना नजर आ रही है, ये क्या कहलाती है, फंडिस कहलाती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो बात करते हैं कि ये जो फंडिस होता है, ये आमाशय का अधिकांश भाग यानी 80% भाग फंडिस ही बना होता है और यहाँ पर पाचक रसों का स्त्रावण भी होता है। जठर निर्गम जो होता है वो उसके यानी वहाँ पर पायरोलस यानी पायलोरस नामक पदार्थ पाया जाता है यहाँ पर, इसीलिए इस भाग को पायलोरस भी कहा जाता है। ठीक है। और इसमें पायलोरिक कपाट पाए जाते हैं, पायलोरिक अम्ल भी इसमें होता है। ठीक है। आमाशय की भित्ति का निर्माण भी सामान्यतः चारों स्तरों से होता है। श्लेष्मिका, वलित व मोटा स्तर पाया जाता है आमाशय के ऊपर। और ये जो ग्रंथियां हैं ये दो प्रकार से काम करती हैं, जठरीय ग्रंथि और जठर निर्गम ग्रंथि। ठीक है। और आमाशय जो होता है यहाँ से भोजन का जितना भी पाचन होता है, पाचन होने के बाद सारा का सारा भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको जो मैंने ये बोर्ड पर समझाने का प्रयास किया है, आप इनको पूर्व कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं और अपनी बुक से इसके बारे में और थोड़ा सा अध्ययन करें। जो आपको कोई समस्या लगती है तो उसके बारे में मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इसी प्रकार से आप वीडियो को देखते रहें और अपने खाली समय का लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।